हे बच्चों पार्टी नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरा सीबीएसई 2024 के अंदर जो सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर निकाला है उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। एंड आपको ये सॉल्व करके आपको ये पता चल जाएगा बच्चा कि लेवल सीबीएसई का किस तरीके का है। एक डिस्क्लेमर है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ध्यान से इस बात को अपने माइंड के अंदर उठा करके रख लो बच्चा कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज करके चले जाएं या कुछ रट के चले जाएं या सिर्फ डेरिवेशन करके चले जाएं, तो हो सकता है कि आप पासिंग स्कोर्स तक पहुंच जाएं। लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा बोला जा रहा है, इस चैनल पर मैं लगातार बोल रहा हूं कि बाबू रे अच्छे से प्रैक्टिस कर, अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस कर। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप सवालों को समझ नहीं पाओगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डेरिवेशंस आते हैं या कितना जो है क्वेश्चंस आता है, वो आपको सीबीएसई के सैम्पल पेपर देख करके आइडिया आ जाएगा। घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बहुत डिफिकल्ट होगा बाबू, क्योंकि फिर बाद में बच्चों को पेपर बहुत टफ लगता है। राइट, टेंशन ना लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, आपका बड़ा भाई बाबा एसएसपी। अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चा लोग तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स आपकी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हमेशा आते रहेंगे। आपके सामने पीछे क्वेश्चन दिख ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा, अभी हाल ही में हमने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 या 4 लेक्चर हुए हैं आप लोगों के लिए बच्चा। जीरो टू हीरो बैच निकाला है। जो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन करते वक्त तकलीफ महसूस कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूमेरिकल कौन सा करें, देखो सब लास्ट क्लास में करने जाओगे तो भी नहीं होगा। तो आप मेरे जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करो। इसके अंदर आपको फिजिक्स कराई जाएगी, केमिस्ट्री कराया जाएगा, बायो कराया जाएगा एंड मैथ्स कराया जाएगा। उतना कराया जाएगा जिससे आपके आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि इस बैच को ज्वाइन करने के बाद लाइव क्लास में आना। शर्त इतनी है, जो काम दिया जाए बच्चा वो करना। आपको 35 से 40 दिन में सब कुछ करा दिया जाएगा। बैच का नाम है बच्चा जीरो टू हीरो एंड ये मेरे एप्लीकेशन क्लास 24 पर मौजूद है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स की प्राइस है बच्चा सिर्फ 2500। आप जब डाउनलोड करेंगे तो ऐसा पैनल आएगा, 6 to 12 पर सिलेक्ट करना और आपको जीरो टू हीरो बैच दिखेगा। कोर्स की प्राइस आपको 5000 दिखेगी, बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई हीरो कूपन कोड, जिससे आपको इजीली ये 2500 में मिलेगा। इन केस अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, अथवा तो स्क्रीन पर भी मैं एक नंबर दे देता हूं बच्चा, यहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नंबर पर डायरेक्ट कनेक्ट करके भी आप मेरे इस बैच को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं खत्म किया जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लो बच्चा। चाणक्य 5.0 के अंदर अभी रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स आएगा। 8 चैप्टर ऑलरेडी करा दिया है। दबंग बैच के अंदर वे ऑप्टिक्स तक करा दिया है, तो सब कुछ आपको चैनल पर भी मिल जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। एंड इन केस अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो बच्चा फिर आपको जीरो टू हीरो बैच जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमने ये निकाला है। ऑल राइट, तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि इनमें से इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या नहीं है। तो वो बच्चा जो थ्योरी पढ़ा है वो जान जाएगा कि दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या बोलता है, नॉट द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो है, राइट। फिर द वर्क डन, ये भी है करेक्ट, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है। W इज इक्वल टू क्यू, वी एफ माइनस में वी आई। हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये आपका जीरो हो गया, तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। लिखा भी है कैरिंग चार्ज इज जीरो, तो ये सही है, लेकिन ये गलत है आंसर, क्योंकि वो नॉट पूछ रहा है। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। असलियत में ये जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, और यही आपका सही जवाब है। दे कैन बी अ इमेजिनरी स्फीयर, ये भी है उसकी प्रॉपर्टी। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का होता है और इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर एक चार्ज रहता है, आपके डेरिवेशन में हमने देखा है इस तरीके का रहता है, बट बच्चा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं है, समय के साथ वो चेंज हो रही है। हम जैसे जैसे जा रहे हैं ना, तो ये रेडियली सिमेट्रिक बोली जाएगी, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। करेक्ट, तो ये आपके पहले शुरुआत में एमसीक्यूज आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो एसएसपी टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लोगे तो इनका सॉल्यूशन बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ, तो ये मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये पेपर भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लगभग 60,000 जितने विद्यार्थी टेलीग्राम में एक्सेस करते हैं बच्चा, तो आप पीछे मत रहिएगा, जुड़ जाइएगा। आइए चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब देखो जो बच्चा रटता है तो कैसे कर पाएगा, रट नहीं सकते ना इसको, ये तो फील ही कर सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵, एडिटर से गलती हुई है, इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल है 30 डिग्री। जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए, आप हमेशा पहले वैल्यू लिख दीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 4 न्यूटन मीटर का।
फिर द चार्ज ऑन द डाइपोल, चार्ज यानी कि क्यू आपका क्वेश्चन मार्क है, और लेंथ जो है इसका आपका 2 सेंटीमीटर है। अब देखो टॉर्क दे रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू 4, पी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्यू इंटू 2 है, क्यू हमको चाहिए, लेंथ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 2 इंटू 10⁵ है, एंड साइन थीटा, थीटा 30 है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया, इसे आप कट कर दीजिए तो दो हो गया, टंग स्लिप हुआ बच्चा, माफ़ी चाहेंगे, एडिट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो ये 2 हुआ, ओके। एक सेकेंड हम लैपटॉप को सीधा कर लें, हाँ, तो अब मुझे स्क्रीन दिख रही प्रॉपर। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद बच्चा, 5 में से 2 गया 3, 2 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो इसलिए 2 इंटू 10⁻³ मतलब कि मिली कूलम। देखिए एमसीक्यू को रट नहीं सकते आप, करेक्ट बच्चा। तो जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए, बहुत सारे बच्चे ही पूछते हैं भैया न्यूमेरिकल कैसे करें, न्यूमेरिकल कैसे करें। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा लिखना पड़ता है, ये ऐसी वैल्यू है, इतनी वैल्यू दी है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपके सामने। चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक मेटालिक प्लेट है एक्सपोज टू व्हाइट लाइट, तो मेटालिक प्लेट है, व्हाइट लाइट की तरफ उसको रखा गया है, एमिट्स द इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। दबंग बैच के अंदर पढ़ाया है बच्चा आज के 6 महीने पहले, आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर्स देखे, नहीं देखे तो देखोगे तो सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, राइट। तो ये होता है कि अगर हम प्लेट के ऊपर लाइट को स्ट्राइक करवाएं तो EV0 जो होता है बच्चा वो HF0 होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो यानी बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी में, समझो। तो यहाँ पर देखो बोला भी है द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तभी होगा जब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी इनमें से मैक्सिमम किसकी है, तो आपको ये याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से VIBG/YOR, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, मतलब वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, इसलिए जो आपका आंसर है वो वायलेट है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ कहता है, ये आपके एटम का MCQ है, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू द थिन गोल्ड फॉल बोल रहा हूँ, गोल्ड फॉइल, सॉरी बच्चा, ठीक है, हो जाता है यार, सच्ची कहें तो आज थोड़ा सा हेडेक है। हम अपने नीट के पेड बैच को थोड़ा शिफ्ट किए हैं, लेकिन हमने कहा कि नए साल से पहले आप लोगों का लेक्चर जरूर लेना चाहिए, तो ले रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम, इसलिए दिमाग में वो भी चल रहा है, बट कंटिन्यू। मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए थे क्योंकि एटम का आधा से ज़्यादा भाग खाली रहता है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, चलिए इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, या आपका एक्स एक्सिस है, और बच्चा मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव इस तरीके से, ये आपका v है, ये आपकी वेलोसिटी है, और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्सिस, इन व्हाट डायरेक्शन विल द मैग्नेटिक फोर्स बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जो बच्चा रट्टा मारा है वो कभी नहीं कर पाएगा, माइनस में E, V क्रॉस में B। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस तरीके के वेक्टर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपके बाबा एसएसवी ने राइट हैंड रूल सिखाया था। वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, X डायरेक्शन में, और B ढिचकियाँ, थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज V क्रॉस B, थंब बाहर। बट अगर ये पॉजिटिव होता तो, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए अंदर की तरफ जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव X डायरेक्शन था, ये हमारा पॉजिटिव Y डायरेक्शन है, मेरा आंसर अंदर की तरफ Z है, मतलब नेगेटिव Z एक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव Z एक्सिस। ऐसे ना समझ पड़ा तो ये आपका I कैप, ये आपका J कैप, आंसर K कैप, लेकिन माइनस K कैप। समझ में आई बात, I क्रॉस J क्या होता है, K कैप। तो देख लीजिए कहीं पर भी आपका CBSE का जो सैम्पल पेपर है, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया जो सैम्पल पेपर है, वहां कहीं पर भी ऐसा NCERT के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड। सो अगर आप लास्ट में ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ कुछ चीजें देख करके पास हो जाऊं, तो आपका लक अच्छा होगा बच्चे, तो पास हो जाओगे। बट अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज शुरुआत में ही MCQ है, राइट। इसीलिए हमने वो जो है आपके लिए 0 to Hero बैच निकाला। अब आप बोलोगे भैया बार बार बोल करके आप प्रमोशन कर रहे हैं, बाबू आपके लिए ही है, आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। 2500 इज नॉट अ बिग डील। अगर तकलीफ आ रही है तो आज ज्वाइन करोगे, शुरुआत के 3-4 लेक्चर रिकॉर्डिंग्स होंगे, वो देखते रहना और लाइव क्लास में जंप मारना, सब हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट,
द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू है। एक्स इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, म्यू आर आपका लेस देन 1 है बच्चा। अगर लेस देन 1 है मतलब कि ये नेगेटिव है, तो ये प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक की है। मैंने शॉर्टकट बताया था कि पैरामैग्नेटिक के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है और डायामैग्नेटिक के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। तो आपका x जो हो गया वो आपका डायामैग्नेटिक है, बट y में आप देखिए स्लाइटली मोर देन यूनिटी, एक से थोड़ा बड़ा है, तो वो पैरामैग्नेटिक है। कंफ्यूज मत होना, स्लाइटली बोला है इसीलिए ऐसा आंसर है। अगर बोलता ग्रेटर देन 1 तो आपका वो फेरामैग्नेटिक हो जाता, बिकॉज फेरा में भी पॉजिटिव होता है। तो फेरामैग्नेटिक आंसर कब आएगा? व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1। अगर थोड़ा सा ही एक से बड़ा है तो वो पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इतना, मतलब कि एमीटर का रेजिस्टेंस G दे दिया हमें। फिर कहता है कि इतना करंट रीड कर सकता है 1 एम्पियर, मतलब कि ये IG दे दिया। फिर द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज मतलब I। अब देखो सीधा कैलकुलेशन पूछ रहा है S, जो बच्चों को डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला पता होगा वो इसको कर पाएगा। IG की वैल्यू कितनी है? तो IG की वैल्यू है आपकी 1, G की वैल्यू है 0.81, I की वैल्यू है कितनी बच्चा? 10 माइनस में कितना चला जाएगा भाई? I की वैल्यू 10 में से गया तो 9, हाँ तो 9, इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.09। यस, दैट्स इट। चलो ये देखिए डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक का है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, बट इसको मैं समझा देता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चा निया लगाई देबो, यानी कि NIA। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कुछ नहीं है। I का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड, क्योंकि Q/T है, पार्टिकल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। एरिया सर्कल की πr²। नाउ वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2πr अपॉन T, बिकॉज इलेक्ट्रॉन चक्कर में घूम रहा है। तो T को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2πr अपॉन में V हो जाएगा। सो E अपॉन 2πr T 2πr, हाँ V, एंड देन पाई r का स्क्वायर। पाई ने पाई को मारा, r ने इसको मारा। आप यहाँ पर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने के पीछे कारण क्या होगा बच्चा? कि ये जो आपका MVR है इसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सो आपका आंसर हो गया EL अपॉन में 2m। चलिए अगला सवाल। द large scale transmission of electrical energy over the long distance is done with the use of transformer। ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि जहां पर पावर स्टेशन होता है वहां से शहरों तक बिजली के तारों के थ्रू सिटी तक या स्टेट तक जो है पहुंचाया जाता है, राइट। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि आपका जो पावर हो वो ज्यादा लॉस ना हो। इसके लिए बच्चा हमको करंट को मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि हम तार तो बहुत लंबा लेंगे भाई। जैसे मान लो गुजरात से बिजली हरियाणा में भेजनी है तो डिस्टेंस ही हो गया लगभग 300-400 किलोमीटर। R प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ ज़्यादा होगा तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो हम इसको कम नहीं कर सकते, तो प्रॉपर्टी है, बट हम करंट को कम कर सकते हैं ताकि क्या हो, रिडक्शन करने से पावर लॉस कम हो और करंट कम करें, इसीलिए ये किया जाता है। तो द वोल्टेज आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज स्टेप्ड अप, यानी अगर मुझे करंट को मिनिमाइज करना है और इस पावर को कांस्टेंट रखना है तो करंट को कम करिए तो वोल्टेज को ज्यादा कर दीजिए। और वोल्टेज को ज्यादा किससे कर सकते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। इसलिए आपका आंसर क्या आएगा कि भाई पावर लॉस इज कट डाउन एंड रिडक्शन ऑफ करंट। तो आंसर आपका A एंड C दोनों है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, अगेन यहाँ पर आपकी लॉजिक आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये प्रॉपर्टी है E क्रॉस B, ऐसे E क्रॉस B, ना कि B क्रॉस E, E क्रॉस B। तो ये आपके टेक्स्ट बुक से बाहर की तरफ आ रहा है। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इसी तरीके से लेते हैं बच्चा। इट इज E क्रॉस B। तो E क्रॉस B कहाँ जा रहा है? आपकी तरफ जा रहा है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू द E एंड B आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट अगेन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर सवाल में क्या कहता है कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल। तो चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल डेल्टा फाई इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऐसा रहता है। देखिए E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये सब करवाया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के सारे सवाल बच्चा। E के जगह पर अगर हम ध्यान से देखें तो E जो होता है वो आपका I अपॉन में R होता है, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी।
आई की जगह पर बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह पर तो एज इट इज रख दो, आई की जगह पर हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं एंड डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। पूरा करा देंगे तो फिर आप वो लेक्चर्स नहीं देखोगे, अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा मैं आपसे। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी मर जाएगा, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है नहीं, अच्छा कुछ और बच गया आर। तो आपको जो फाई चाहिए बच्चा, चेंज इन फ्लक्स, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन में आर। एक बार जरा बच्चा फिर से देखिए अच्छे से, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, करेक्ट। हम I की जगह पर E अपॉन में R लिख सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्वेश्चन में है नहीं, मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम माइनस भी हटा सकते हैं। ये जो डेल्टा फाइव है ये आपका चेंज इन फ्लक्स है, जो कि हमारा डिजायर टास्क है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो डेल्टा फाइव जो है हमारा टास्क है, डेल्टा टी हमने एज इट इज रखा। I की जगह बच्चा हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर कर सकते हैं, राइट। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी मर गया, मुझे ये चेंज इन फ्लक्स चाहिए। तो अब Q अपॉन में R, क्या मेरे क्वेश्चन में R है? जी हाँ R है, रेजिस्टेंस 100 है, तो ये आपका 100 हो गया। अच्छा डेल्टा Q, अब डेल्टा Q कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए ग्राफ I वर्सेस T का है, एंड जब भी आपका ग्राफ I वर्सेस T का होगा तो Y एक्सिस और X एक्सिस को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? I इंटू T। हमारे सवाल में चार्ज हमको चाहिए भी, तो जब भी इस तरीके का इक्वेशन होता है कि y और x को मल्टीप्लाई करने से जो आपको पूछा गया है वही मिल रहा हो, तब आप ऐसे सिचुएशन में हमेशा क्या निकालिए? एरिया निकालिए। सो 1/2 बेस आपका है 1/2 एंड देन एल्टीट्यूड दैट इज 10। सो इसे कट कर दिया बच्चा, तो कितना आ गया? 2.5, करेक्ट। तो ये आपका डेल्टा फाइव। कुछ हम कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं लगता है, जस्ट अ सेकंड बच्चा इसको ठीक करता है। आ गया बच्चा लोग, देखो यहाँ पर मैं क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। दिस इज वोल्टेज ना, तो आई अपॉन आर लिखेंगे तो यही गलत हो जाएगा, इट इज एक्चुअली आई आर। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। सो ये आपका हुआ आई इंटू आर, एन को हटा देते हैं, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। आई की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू आर एंड देन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो ये मर गया, हमको ये चाहिए। रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये हमने निकाल लिया है 2.5 इंटू रेजिस्टेंस इज व्हाट 100, तो आंसर कितना हो गया? 250 वेबर, दैट्स इट। तो ये थोड़े जो सिली मिस्टेक्स हैं इनको आप अवॉइड करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। वैसे भी आपको आंसर इसके अंदर फिर नहीं मिलेगा अगर गलत जाओगे। तो आइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला जो सवाल है इट इज टोटली बेस्ड ऑन कि कितने अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करी है। सवाल है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाई -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। मैंने जो पढ़ाया है दबंग बैच चाणक्य थी उसके अंदर क्लियरली बताया कि जो माइनस आता है वो माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस में, जो टोटल एनर्जी वो माइनस में आ रहा है, मतलब कि बंधा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या आंसर टिक करेंगे? इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, दैट्स इट। तो शुरू के ये जो सवाल रहते हैं आपके 12 एमसीक्यूज रहते हैं, इसके बाद आपके असर्शन एंड रीजन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए असर्शन रीजन किस तरीके से करना है। पहला सवाल आपके बोर्ड पर है, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। फॉर द रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे कि ये कोई प्लेट है, इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ग्राफ हमने देखा था, इस तरीके का ग्राफ रहता है, जितना ज्यादा इंटेंसिटी वर्सेस करंट, यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है, और डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट ही आता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा, वही चीज बोला है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, तो असर्शन सही है, ए इज ट्रू। अब जरा रीजन को चेक करते हैं। असर्शन सही मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीन आंसर हो सकता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी, इस प्लेट के ऊपर जितनी ज्यादा एनर्जी गिरेगी लाइट की, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, सही बात है, इतना ही ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, देखिए ध्यान से। एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल, बिल्कुल सही बात है, जितनी एनर्जी गिरी उतना ही एब्जॉर्ब होगा, जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला मतलब कि करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए ये रीजन स्टेटमेंट भी सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसा होगा तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़िए, putting p-type semiconductor slab directly in the physical contact with n-type semiconductor slab cannot form the p-n junction, and it is absolutely true। जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि एक p लिया एक n लिया, उसको आपस में मिला दिया तो p-n जंक्शन डायोड बन गया। बट अगर हम माइक्रो लेवल पर समझें तो p और n थोड़े रफ होंगे,
इसलिए पूरी तरह से बैठ नहीं पाते हैं। इसलिए असर्शन आपका क्या हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है, कैन नॉट फॉर्म द सरफेस ऑफ पीएन जंक्शन, तो असर्शन सही है। रीजन द रफनेस जो हमने बात करी, तो रीजन भी सही हो गया, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, इसलिए आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, an electron has higher potential energy when it is at the location associated with the negative potential value and has a lower potential energy when at a location associated with the positive potential। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए बड़ा सिंपल है, Q इंटू वी होता है। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस, और अगर नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव पोटेंशियल में है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब कि घट गई। तो आपका असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए लिखा है, हैज अ लोअर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एट अ लोकेशन एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव पोटेंशियल। रीजन, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचें तो इलेक्ट्रॉन का साइन कैसा होता है, माइनस। माइनस हमेशा प्लस की तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाता है। जबकि यहां क्या लिखा है, हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो रीजन स्टेटमेंट ही गलत है, तो ए कैसे एक्सप्लेन कर सकता है असर्शन को, इसलिए आंसर आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला सवाल देखिए, propagation of light through an optical fiber is due to internal reflection taking place at the core cladding surface। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें अंदर की तरफ, ये बाहर की जो सरफेस होती है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, और अंदर वाला जो मटेरियल होता है वो कोर होता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से लाइट का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, TIR हैपेंस। यस बिल्कुल, असर्शन सही है। रीजन में आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्लैडिंग of the optical fiber is greater than that of the core। जैसा कि आपने अभी अभी यहाँ कहा कि इसके अंदर TIR टेक्स प्लेस करता है, TIR होता है। तो TIR की शर्त क्या थी कि जिस मीडियम में हमारा लाइट है वो हमेशा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होना चाहिए, मतलब कोर ज्यादा होना चाहिए, ना कि क्लेडिंग। तो आपका रीजन गलत हो गया कि नहीं? यस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। करेक्ट बच्चा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका सेक्शन बी। यहां मैं एक चीज आपको क्लियरली बता देता हूं बच्चा, जहां पर भी डेरिवेशन होगा तो हम डेरिवेशन से रिलेटेड एक अलग से ऑलरेडी चैनल पर बनाए हैं वीडियो, जिसको लगभग 6 से 7 लाख बच्चे देखे हैं। तो वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, क्योंकि बच्चा उसको यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम जाएगा और मैं टाइम आपका लॉस नहीं कराना चाहता। तो कमेंट में पिन वीडियो होगा, उसे आप देख लीजिएगा। जहां जहां पर स्ट्रेट डेरिवेशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जहां जहां पर क्वेश्चन को घुमाया गया है, कैसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डील डन है तो कंटिन्यू करते हैं। एंड एक्सपेक्टिंग बच्चा एक प्यारा सा आपका हार्ट या फिर कह सकते हैं एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा लगेगा बच्चा। आइए तो अब 2 मार्क्स के सवाल देखिए। नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज यूनिलैटरल एक्शन ऑफ पीएन डायोड टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स का सवाल है, तो आपको खाली डिवाइस का नाम बताना है। गेस करिए, रेक्टिफायर। दूसरा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। मैं इसके लिए कहूंगा बच्चा कि आप दबंग बैच या फिर मेरा जो डेरिवेशन वाला वीडियो है, नहीं डेरिवेशन तो है नहीं, दबंग बैच का प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। खैर नहीं बनाऊंगा तो आप मेरे को डांटोगे, लो भाई बना देता हूँ। ये आपका एसी सोर्स है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर रहता है। फुल वेव बोल रहा है डायग्राम बनाने के लिए, तो फुल वेव में बच्चा 2 डायोड रहते हैं। अच्छे से दिखाइएगा। ये D1 देखो, डायग्राम बनाने का ही पूरा आपको 1 मार्क्स है, तो डायग्राम जितना अच्छा हो उतना बेहतर होगा बच्चा, राइट। और फिर यहाँ पर आप लोगों का रहता है लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर RL, दैट्स इट। ये आपका सेकेंडरी कोइल, ये आपका प्राइमरी कोइल, और अच्छा लगेगा S1 और S2 दिखा दो। ये आपका इनपुट और आपका आउटपुट बोला नहीं है तो हम उसको बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं। मार्क्स मिल गया आपको, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The wavelength lambda of photon and the Broglie wavelength of an electron। ध्यान से देखिए, ये ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है। तो यहां पर कहता है the Broglie wavelength of an electron, लैम्बडा जो है वो the Broglie wavelength of electron है जिसका मास m है, having the same value, show that the energy of photon। पहले हम energy of photon लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या होता है बच्चा एनर्जी ऑफ फोटोन? HF HC अपॉन में लैम्बडा। अब आगे क्या कहता है, ये 2 टाइम, इतना टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ½ mv का स्क्वायर।
पूरे सवाल में यार मेरे को मास वेलोसिटी से अभी तक कुछ दिख नहीं रहा, हालांकि आप यहाँ पर मास देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो पहली वाली लाइन कहता है कि इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ लैम्बडा जितना ही है, तो यहाँ वेवलेंथ लाना पड़ेगा। वेवलेंथ लाने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी अगर बच्चा पार्टी मोमेंटम होता है तो m इंटू वी को हम कहेंगे p स्क्वायर अपॉन में 2m। अब देखिए सरल हो गया कि नहीं, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ h अपॉन p होता है, इसलिए p बराबर h अपॉन लैम्डा। सो p स्क्वायर मतलब कि h स्क्वायर अपॉन 2m एंड देन लैम्डा स्क्वायर। हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन EP अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर hc अपॉन में लैम्डा इनटू इसका सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन में बच्चा h का स्क्वायर। तो h ने स्क्वायर को मार दिया, वेवलेंथ ने इसको मार दिया, तो ये हो गया ना 2mc लैम्डा अपॉन में h, यही बोला था। हो गया प्रूफ, 2 मार्क्स आपको मिल गए। बट आप देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चा कि अगर आप सिर्फ 1 शॉट वीडियोस देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि हो जाएगा, बहुत चांसेस है, 60-40 चांसेस है कि ठीक है आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आप लिख के आगे देखो, फेल तो कोई नहीं होगा। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, लेक्चर देख के आप प्रैक्टिस करो तो बेटा कोई फेल नहीं होगा कोई भी बोर्ड एग्जाम में। लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो तो नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करते रहना। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये वीडियो 2025 में आने वाले स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो हमारी नई बैचेस हमारे ऐप पर बहुत जल्द आ रही है बच्चा, बहुत ही मिनिमम फीस पर, तो आप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा क्लास 24। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ, अब देखिए ये भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जिसने ढंग से डेरिवेशन किया है, जिसने ढंग से समझा है वो कर सकता है। सवाल देखो, कहता है मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अब इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मतलब सीधा सीधा प्रिज्म एंगल 60 डिग्री दे दिया, सवाल पढ़ा, डेटा लिख दिया मैंने 60 डिग्री, सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। साफ साफ दिख रहा है I बराबर E है। फिर कहता है कि भैया द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड ईच ऑफ दिस एंगल इज 3/4 टाइम्स ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब A। तो मेरे को तो बच्चा ये I बराबर 3/4 A दिख गया और यहाँ पर 60 डिग्री भी दिख रहा है। अब आगे आपको क्या बोलता है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूला था A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। तो डेल्टा बराबर ये दोनों सेम है, सो 2I माइनस A, 2I हमारा कितना है 3/4 A माइनस में A। तो बच्चों कितना हो गया 3, यानी कि A/2, A 60 है, मतलब डेल्टा हमारा 30 डिग्री हो गया। आइए एक आंसर। दूसरे में बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला है, क्या होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, देखिए एक एक चीज आपको बता रहा है। तो साइन A कितना है बच्चा, A आपका 30, डेल्टा m कितना है बच्चा, नहीं डेल्टा m आपका 30 और A कितना है 60, 60 30 90/2 यानी 45, और ये आपका A आपका कितना था 60, साइन 30, चलिए साइन 45 1/√2 और ये बच्चा हो गया 2/1, इसको हम √2 लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो गया √2। दैट्स इट। तो इस तरीके के सवाल जो है आपके सामने है, सीबीएसई ने पूछा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम। ये एनसीईआरटी का मैं कह सकता हूँ एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब आप टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रिलेशन देखते हैं तो वहाँ 2 से 3 सवाल है, उसी में से एक है, थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है या मे भी शायद मैं गलत हूँ, तो डेटा भी एकदम एग्जैक्ट वही दिया है एनसीईआरटी के सैंपल पेपर में। कनेक्टेड टू 230 वोल्टेज सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2। तो देखो वोल्टेज जो है बच्चा वो कितना है 230 वोल्टेज और इनिशियल करंट है मतलब आई नोट कह दो कितना 2.8 एम्पियर। फिर कहता है कि व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। गलत पढ़ा मैंने, पहले 3.2 है, इनिशियली आपका 3.2 एम्पियर है, बाद में क्या होता है विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड टू अ स्टेडी वैल्यू, मतलब 3.2 था, बाद में फिर वो थोड़ा सा डिप गया और सेट हो गया 2 पॉइंट कितने पर 8 पर, तो आपका ये हो गया 2.8 एम्पियर, ये फाइनल करंट है। उसके बाद कहता है कि रूम टेम्परेचर इनिशियली मेरा जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ इस करंट के लिए, इस करंट के लिए, और क्या दे रखा है अल्फा भी दे रखा है।
अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है 1.70 इंटू 10 पावर माइनस में 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सो हाउ टू डील विद दिस? देखो डेटा आपने लिखा, दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मूला। यार v और i से हम r निकाल सकते हैं। सो हमारा इक्वेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस में t नॉट, यही होता है ना। r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v बाई आई। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यार सर कैलकुलेट कैसे करें कैसे करें, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें। सीबीएसई आपको क्या करती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाती है, वो स्ट्रेट कटा हुआ वैल्यू देती है, मतलब वैल्यू कट जाए वो देती है। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो बच्चे शुरू में यहाँ पर r बराबर v अपॉन आई लिखेंगे, फिर आर नॉट वी अपॉन में आई नॉट लिखेंगे, तो वो यहाँ पर पहले कैलकुलेट करेंगे फिर यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो इसको थोड़ा बचिएगा। तो जब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल में वी बार बार आने वाला है तो ऐसे रख दो तो कट ही गया। 1 प्लस, तो ये आपको नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ रखना है। 1 प्लस क्या हो गया, अल्फा। चलिए अल्फा अल्फा ओके 1.7 10 पावर माइनस में 4, इसको मैं डेल्टा टी कह दूं या फिर चलो टी माइनस में, टी हमें चाहिए और ये आपका 27 है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया 27 को केल्विन में बदले, जरूरत नहीं है क्योंकि टी माइनस टी नॉट है। अगर तुम इसको बदलोगे तो इसमें भी 273 आएगा और माइनस माइनस कट चुका है। बात समझे अच्छे से? गुड। सॉल्व करते हैं, तो इससे कट गया बच्चा। आई नॉट की वैल्यू देखिए 3.2 है, तो ये आपका हुआ 3.2, ये आपका हुआ 2.8। आई की वैल्यू, आई आपकी कितनी 2.8, यस। फिर -1 कर दूं क्योंकि ये वाला 1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 एंड देन टी माइनस में 27, करेक्ट ना। चलिए तो अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, ये कितना हुआ 4 से कट रहा है, 4 8 32, 4 7 28, तो 8 में से 7 गया तो 1/7, तो ये आपका हो गया 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 पावर माइनस में 4 इज इक्वल टू बच्चा t माइनस में 27। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन अब आएगा, तो ये आपका बन जाता है 17 7 119 होता है, तो 11.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इज इक्वल टू t माइनस 27। अब यहाँ थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे ये 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4, एक और ले लो और ये 119 कर दो। इतना तो हम कर ही सकते हैं, 119 से 8 जा सकता है, 119 गुणे 8 लगभग 800 के आसपास आएगा, तो ये कटेगा, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा, तब क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये करा दिया हूँ, हमारे पेड बैचेस में, ईयर लॉन्ग बैचेस में ये कंप्लीट हुआ है पहले, तो ये मुझे डेटा याद है। लगभग ये 840 आएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा। 840 और 27 जोड़ दीजिए, तो 840 प्लस में 27 मतलब कि 867 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल टेम्परेचर होगा, जहां पर ये करंट सेटल हो चुकी है। ठीक है, तो ये रहा 20वां सवाल। आइए चलिए 21वें पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगेन इट इज नॉट इन योर एनसीईआरटी। इसका मतलब ये कैसे पूछ लिया सीबीएसई ने, आप एग्जाम में नहीं कह पाओगे सीबीएसई को, क्योंकि सीबीएसई डे 1 से कह रही है एप्लीकेशन बेस्ड पेपर निकालती हूं मैं, तुम्हें उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है। रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम आएगा, एंड फिजिक्स को फील करने के लिए इतनी मेहनत इस चैनल पे कराई जा रही है बच्चा, तो आप लेक्चर्स को देखो एंड प्रिपरेशन ढंग से करो। देखो यहाँ पर क्या बोलता है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f। तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये आपका होता है f, ये आपका होता है 2f। 2 मार्क्स का सवाल है, डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। ये आपका हो गया कितना 2f, ठीक है। चलिए अब मुझे नहीं पता, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ 2f पर ही माना है। देखो कॉमन सेंस है, ऑब्जेक्ट 2f पर मानोगे तो आपका इमेज 2f पर ही आएगा, डिस्टेंस उनके बीच में 4f है, बट हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। ये हमारी इमेज हो गई v, और ये हमारे लिए बच्चा u को हम x माने, क्या आसान रहेगा। तो अगर ये x है तो d आपका क्या हो जाएगा, सॉरी v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा हमारे लिए d माइनस में x, ये आपका हो गया d माइनस एक्स। देखो पहले से पता है, प्रैक्टिकल है यार ये तो, 2f पे रखोगे तो इमेज 2f पर बनेगा, बट हमने समझदारी दिखाई कि हमने ऑब्जेक्ट को x पर माना, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मैं मान रहा हूँ d। अब यही d हमको 4f लाना है। चलिए अब कैसे करेंगे, क्योंकि लेंस है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंस का फॉर्मूला लगाइए, 1/f 1/b माइनस 1/u। ओके सर, अरे भैया कहाँ चले गए तुम, हाँ। सो 1/f, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जी सर।
आपका v कितना होता है बच्चा, v देखो d माइनस एक्स है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट साइड है और इन द डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग रेज है तो पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो नेगेटिव, फिर माइनस और ये आपका माइनस एक्स होगा तो ये आपका प्लस हो गया, करेक्ट ना। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ d माइनस एक्स इंटू एक्स, एलसीएम ले लो, x प्लस डी माइनस में x, राइट। तो ये x से x कट गया, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सो डी एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चा एफ डी, करेक्ट। थोड़ा सा इस तरफ सेट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स एंड देन प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बायो वाले बच्चे थोड़े से फंसेंगे, मैथ्स वाले दिमाग लगा लेंगे कि यार ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड लाते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करते थे, यही करते थे ना, यही किया हमने भी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, तो देखो एक्स को छोड़ दो तो वो तुम्हारी बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो बी आपका माइनस डी का स्क्वायर है मतलब डी स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इतना, और सी की जो वैल्यू है वो पूरी तरह से बच्चा एफ डी है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, ओके। तो ये हुआ बच्चा डी स्क्वायर माइनस 4f एंड देन डी। अब देखिए यहीं से आपका आंसर छुपा हुआ दिख रहा है, यहीं से आपका आंसर छुपा हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो x की वैल्यू है यहां से इस इक्वेशन से वो दो पॉसिबिलिटीज पर आ सकती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन में 2a। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर मुझे x को पॉजिटिव रखना है तो मेरा डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि b ऑलरेडी आपका माइनस है, माइनस में d, समझ रहे हो। x को मुझे पॉजिटिव रखना है, डिस्टेंस है ना ये, पॉजिटिव रखना है, तो हमें डेल्टा जो अंडर रूट डी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है क्या, तो ये जो डी स्क्वायर माइनस 4fd ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4fd हुआ, डी से ये कटा, सो डी ग्रेटर देन आपका क्या हो गया 4f, लेस और इक्वल भी कर सकते हैं, लेस और इक्वल भी कर सकते हैं, मतलब या तो इससे बड़ा हो या एटलीस्ट इसके बराबर हो। तो हम ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, ग्रेटर और इक्वल को क्या बोलते हैं, या तो इससे बड़ा हो या इससे इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, लीस्ट वैल्यू, एटलीस्ट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यही तो प्रूफ करने को बोला है, शो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो लीस्ट कम से कम, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा हो तो चलेगा, इसलिए इक्वल ग्रेटर देन हो गया प्रूफ, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड बाय द वे ये नीट एंड जेई के एस्पिरेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा, तो नीट और जेई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी हमसे पढ़ सकते हैं, अपकमिंग बैचेस बच्चा बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर आने वाला है। चलिए अगला सवाल, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये और वाला क्वेश्चन लिया गया है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल L इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इसमें बड़ा होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, और ये जो होता है आई पीस वो छोटा होता है, इनके बीच यही होती है आपकी ट्यूब लेंथ जिसे कहा जाता है, राइट। द आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन हुज लेंथ इज L। तो आई पीस जो बना रहा है उसका लेंथ जो है वो स्मॉल l है, और इधर क्या कहता है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट अ स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ कैपिटल L इज ड्रॉन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, जरा सोचो, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज L इज इक्वल टू FO अपॉन FE, बस अब उसी को हमें सेट करना है। आइए जी बच्चा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत इंटरेस्टिंग करके पूछा है, एक बार हम फिर से आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज बड़ी होती है और इसकी लेंस जो होती है छोटी होती है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जो ट्यूब लेंथ होता है, मतलब कि नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो फाइनल इमेज है आई पीस का वो इसी तरीके से होगा, एफ आपका FE पे होगा, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चा वो FO प्लस FE होगा, ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट है, मतलब U आपका क्या होगा माइनस, और ये जो FO प्लस FE है ना, ये असलियत में क्या है, यही आपका ट्यूब लेंथ है जो कि कैपिटल L के बराबर है। इतनी बात
कंफर्म हो चुकी है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि इनके बीच का जो गैप होगा वो FO प्लस FE होगा, वही ट्यूब लेंथ है और यही आपका कैपिटल L ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो L है वही हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इमेज क्या होगा, तो जरा इमेज निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस में 1/u, राइट। आईपीस के लिए ये FE लिखा गया, V हमें चाहिए क्योंकि U ऑलरेडी माइनस होता है तो फिर ये आपका प्लस बन जाएगा FO प्लस FE। तो यहाँ से बच्चा जब हम 1/b को सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा 1/v तो ये इस तरफ आया, यानी 1/FE माइनस 1/FO प्लस में FE। एलसीएम लीजिए एकदम शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है। FO प्लस में FE क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, FO प्लस FE माइनस में FE, ये गया घर पे। सो फाइनली जो V आपका आ रहा है बच्चा वो आ गया FO प्लस FE इंटू FE अपॉन में FO। ये आपका V आया, ये आपका क्या आ गया, V आ गया। जरा क्वेश्चन में आगे पढ़िए, द आईपीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, यानी कैपिटल L यानी कि FO प्लस FE यानी U जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज वो रियल बनाता है। लेंथ की बात कर रहा है तो मैं लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन में U, और जो फाइनल मेरा इमेज है वो L बोल रहा है और शुरू का जो U था वो हमारे लिए L है, करेक्ट। सो ये जो V आया बच्चा वो देखिए जरा क्या आया, FO प्लस FE इंटू FE अपॉन में FO, और जो आपका U है U वो तो आपका FO प्लस FE है, तो ये हमने लिखा FO प्लस में FE। जो कटे काट दीजिए, ये कट गया तो ये आता है FE अपॉन में FO स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, बट दिस इज नॉट द आंसर। कुछ लोग पूछ सकते हैं भैया माइनस कहाँ गया, तो मैग्निफिकेशन में आपका लेंस का पॉजिटिव ही रहता है आंसर बच्चा, करेक्ट। और वो पॉजिटिव रखने के लिए हमने यहाँ पर U को माइनस में नहीं लिया, माइनस तो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि इस साइड है, ओके। अब जरा लास्ट लाइन देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। यार मैंने शुरू में ही बोला जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट किया कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप होता है FO अपॉन FE, तो FO अपॉन FE कर दोगे एंगुलर मैग्निफिकेशन तो ये आपका आ जाएगा FO अपॉन FE, मतलब कि कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। दैट्स इट। अच्छा सवाल था एंड और में था, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका सेक्शन C, कंटेन्स 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। देखिए इसमें कुछ आपको डेरिवेशन मिल सकते हैं। दिस इज फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड देयर इज अ डेरिवेशन। हमने बहुत बार प्रेडिक्ट किया है बच्चा कि न्यूक्लियस चैप्टर से या तो MCQ या तो एक न्यूमेरिकल होता है 3 मार्क्स का। C आपके सामने है, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा है, मास दे रखा है, बहुत ही सरल सवाल है बट बहुत ध्यान से कैलकुलेशन आपको करना है। मास दे रखा है और न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेट करने वाली जो एनर्जी होती है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एंड हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डेल्टा M ZMP प्लस NMN माइनस में कैपिटल M से। अब Z क्या है, तो उन्होंने यहाँ पर जो कॉइन बोल रहा है उसको बोला है कॉपर का लीजिए, तो 63 उसका A है और बच्चा Z जो है उसका 29 है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होती है वो Z होती है, A जो होता है बच्चा वो आपका 63 होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z होता है। तो 60 तेरह में से 9 गया तो 4 चला गया, 5 में से 2 गया तो 3, सही है ना, 9 4 13, 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही, 34 ये आ गया। अब आप यहाँ पर प्लेस करना और ये मैं आपको दे रहा हूँ बच्चा, प्लीज इसका आंसर कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसको करके बताते हैं, कमेंट करके बताओ। तो जैसे ही डेल्टा M आ जाए उसको 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर इनटू दैट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। ये आपका हो गया बाइंडिंग एनर्जी, राइट बच्चा, दैट्स इट। एक चीज यहां पर बहुत ध्यान से समझना बच्चा, अगर सिर्फ कॉपर का एक एटम होता ना तो ये आंसर सही है, लेकिन यहां उन्होंने 3 ग्राम दे रखा है, हमें नहीं पता 3 ग्राम में कितने कॉपर के एटम है, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा मोल का, म्यू इज इक्वल टू M अपॉन M0 इज इक्वल टू N अपॉन Na। जब भी आपको ऐसे दिया हो मास और हमें निकालना हो कि यार कितने एटम्स है उसके अंदर, तो N को सब्जेक्ट बनाइए, MNA अपॉन में M0, सबसे सरल तरीका। मास गिवन है बच्चा हमारा 3 ग्राम
और इसका जो होता है कॉपर का कितना 29 होता है, करेक्ट। फॉर सिंपलिसिटी दैट कॉइन इज एंटायरली मेड ऑफ दिस, हाँ राइट। तो ये देखिए वैल्यू हमारे पास है 29, इसका एटॉमिक नंबर है बाबू। इसका मास चाहिए तो ये रहा ना 63 ग्राम पर मोल, तो ये 63 है। जल्दबाजी किया बच्चा इसलिए माफ़ी चाहूँगा। एंड एटॉमिक एवोगाड्रो नंबर 6.023, 10 पावर कितना होता है 23। तो एक साथ कैलकुलेट करिए अपना समय बचाने के लिए। आप पहले n जो है इतना रखना जो भी आए, और ये जो वैल्यू निकल जाए ना उसको सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ये किसके लिए है, सिर्फ एक कॉपर का एटम के लिए। लेकिन ये कितने हैं, 3 ग्राम में इतने लोग हैं, तो अगर एक की सेपरेट करने की एनर्जी इतनी है तो इतने लोगों की सेपरेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टोटल एनर्जी फॉर 3 ग्राम कॉइन, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा एनर्जी आएगा जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कह देंगे, यहाँ पर हम डेल्टा एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम बाइंडिंग एनर्जी कह देते हैं। तो जो आपका ईवी आया बच्चों उसको कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। सेकेंड चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, 3 मार्क्स में। चार्ज पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से देखना। फिर कहता है विच आर एट अ डिस्टेंस 2L अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है। C इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस आपका L हो गया और ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया, L हो गया। What is the work done in moving a charge positive Q along the semicircle CRD? बच्चा जब भी हम किसी चार्ज को चलाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो हमेशा इसी तरीके से लिखा करिए, फाइनल पोटेंशियल माइनस में इनिशियल पोटेंशियल। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द पाथ वी आर टेकिंग। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल देता कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यू हैव टू टेक माइनस। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो हम एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी जो काम कर रही है उसी को मान के चलेंगे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। चलिए, तो QM हमारे पास में कितना है जिसको हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा होगा व्हाट इज द वर्क डन मूविंग अ चार्ज पॉजिटिव Q। देखिए ये रहा पॉजिटिव Q, तो ये आपका Q हो गया। देन फाइनल पोटेंशियल, फाइनली हम यहाँ पहुंच जाएंगे किस पर, D पॉइंट पर। तो D पॉइंट पर एक तो ये माइनस चार्ज अपना पोटेंशियल देगा, एक तो ये देगा। तो D पॉइंट पर माइनस Q की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, देखिए ये L है तो ये भी आपका L रहेगा, सेमी सर्कल है ना, तो इतना हो गया। प्लस इसकी वजह से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये L और 2L, 3L। नाउ दिस इज योर फाइनल पोटेंशियल। फिर से देखिए, पोटेंशियल निकालने के लिए शर्त होती है कि हमें सिस्टम में नंबर ऑफ चार्ज देखना होता है। हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज ने L डिस्टेंस पर दिया, ये रहा। प्लस चार्ज ने L डिस्टेंस पर, 3L डिस्टेंस पर दिया, ये रहा। अब हम कर देंगे माइनस में इनिशियल पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे तो इसकी वजह से था बच्चा KQ अपॉन में L, एंड देन इसकी वजह से है बाबू माइनस KQ अपॉन L। तो इनिशियल तो हमारा 0 ही है। तो कुल मिलाकर के यही तुम्हारे लिए आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर लो। कैपिटल Q माइनस में KQ अपॉन में L प्लस में KQ अपॉन में 3L। कॉमन देख लीजिए, क्या है कॉमन, KQ अपॉन में L, और ऑलरेडी कैपिटल Q है ही, तो यहाँ बच जाता है 1/3 माइनस 1, 3 एकम 3 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो -2/3 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन में L। दैट्स इट। चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आप चैनल पर हो बच्चा और हमारे चैनल के शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो तो आपको देखना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट्स वो हंसाने वसाने वाले नहीं डालते हैं, हम बहुत ही लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको टोटल एनर्जी दे रखा है और कह रहा है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -3.4 eV। हमेशा एक याद रखो फॉर्मूला बच्चा, P K एंड देन T। P फॉर पोटेंशियल एनर्जी, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, T फॉर टोटल एनर्जी। तो ये 2x लिखो, ये -x लिखो और ये x लिखो। 2x में से x जाएगा तो आपका टोटल आपका x ही होगा। हमारे सवाल में टोटल एनर्जी कितनी है, -3.4। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, +3.4, x ऑलरेडी माइनस है, और ये कितना हो गया, माइनस में 6.8। दैट्स इट। आपका पहले का भी आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का भी आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, वो चीज ध्यान से समझिएगा। विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज
इफ द चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। पोजीशन पर कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने से काइनेटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इट नेवर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। बट क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, काइनेटिक चेंज नहीं हुआ है, बट पोटेंशियल या काइनेटिक में से कोई भी एक चेंज होता तो टोटल एनर्जी चेंज हो जाती। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा तीसरे में वो आएगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा एंड टोटल एनर्जी भी चेंज होगा बच्चा। बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 ओम का एक वायर है, इज बेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट पी ऑन अ डीसी लाइन बाय अ वायर, डीसी बाय अ वायर एपी ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। देखो जरा ध्यान से समझो, टोटल आपके 4 ओम के रेजिस्टेंस थे, तो अब ये स्क्वायर है तो ये आपका 1 ओम हो गया, ये आपका 1 ओम हो गया, ये भी आपका 1 ओम है, ये मुझे नहीं पता, मैं इसे x मान लूं तो ये मेरा कितना हुआ? 1 माइनस एक्स। क्यों? टोटल 1 है ना, टोटल 1 है आपका, तो ये अगर आपका x है तो ये 1 माइनस एक्स हुआ, और इसकी वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है? 1 ओम दे रखी है। बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। When a potential difference is applied between A and C, आप A और C के बीच में पोटेंशियल दे रहे हो, the point B and P are seen to be the same potential, तो ये भी आपका V है और ये भी आपका V है, सेम पोटेंशियल पर हो गए। What is the resistance of the part? DP, DP का रेजिस्टेंस हमने X माना है। ध्यान से देखो बच्चा, सबसे पहले तो अपने को दिख रहा है कि ये 1 और 1 रेजिस्टेंस इस तरीके से हो जाएंगे 2x या फिर 2, सॉरी नॉट 2x, इट इज 2 ओम, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका 2 ओम हुआ। इसको हम पॉइंट ए रख देते हैं नाम। उसके बाद देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये आपका सीरीज में है 1 प्लस एक्स, तो ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स, करेक्ट ना। यहां पर पॉइंट बी था, ये हमने बी दिया, ये पॉइंट हमारे लिए क्या है? P है, हमने P दे दिया। इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है और इसकी जो वैल्यू है ये आपकी 1 ओम है, करेक्ट। और ये जो है आपका वो D था। ध्यान से अब देखिए, तो A और C के बीच में टोटल कितना है आपका? एक और रेजिस्टेंस है, ये आपका 1 कर दो, ये आपका 1 कर दो। अब आपके लिए सरलता होगी समझने में। ठीक है, ये दोनों आ गए हैं, और सी पॉइंट कहां रख रहे हैं हम? यहां रख लेते हैं सी पॉइंट। चलिए, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी रख लेते हैं। अब पी और सी के बीच में क्या है बच्चा? तो 1 माइनस एक्स। ओके, ए और सी के बीच में हमको नेट पोटेंशियल चाहिए, मतलब कि उनके बीच में बैटरी लगाई गई है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो ये सर्किट कैसा बनता हुआ दिखाई देगा? जरा देखिए ध्यान से, ये 1 ओम, नीचे बच्चा ये आपका पैरेलल में है तो हम मम्मी लगा देते हैं 1 इंटू 1 प्लस एक्स। जिन बच्चों को मम्मी नहीं पता बता दो, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। और 1 प्लस एक्स यानी कि ये आपका 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट पी, फिर इसके जस्ट बाजू में है आपका 1, और यहाँ पर है बच्चा 1 माइनस में एक्स। ये है आपका पॉइंट सी, या फिर ये पूरा कहीं पर भी ले सकते हैं, ये आपका पॉइंट सी है। आपको नहीं लगता ये वेस्टर्न ब्रिज जैसा डायग्राम हो गया? वेस्टर्न ब्रिज में क्या रहता था? यहाँ गैल्वेनोमीटर रहता था, और बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज का मतलब है कि यहाँ के यहाँ का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे भी तो वही कह रहा है। इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो 1/1 मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, फिर मेन रेशियो 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बच्चा, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। अब आपको ये कमेंट करके आंसर देना है, इतना तो कर ही सकते हो। खत्म। तो एक और सवाल आपका हो गया। इस तरीके के सवाल है, देखिए सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, ये है आपके टेक्स्ट बुक का ही,
बट जिसने ढंग से पढ़ा, जिसने समझा एप्लीकेशन कि अच्छा वेस्टर्न ब्रिज का एप्लीकेशन है ये तो वेस्टर्न ब्रिज ही, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा है, घुमाया है, ऐसे सवाल के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी भी 35 से 40 दिन है। तकलीफ में हो तो क्लास 24 ऐप पे मेरे बैचेस अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स भी होंगे, अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, और उनको देख लो 35-40 लेक्चर को बस। चल बच्चा, ये आपके टेक्स्ट बुक का है बच्चा, और मैं इसे नहीं कराऊंगा, कारण है मैंने पहले ही कहा था समय जाएगा, जो चीज़ इजिली टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली ली गई है वो हम नहीं करेंगे। ये आप मेरे दबंग बैच का प्लेलिस्ट जो है बच्चा कमेंट में पिन है, वहाँ पर से चेकआउट कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। या फिर डेरिवेशन जो हमने कराया है, डेरिवेशन का लगभग 6-7 लाख बच्चे देख चुके हैं इसे, वो भी कमेंट में पिन है, आप वहाँ जा करके देख लीजिए ताकि आपके दूसरे भी प्रिपरेशन हो जाए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक के। एग्जाम्पल है 8वां एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगेन छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, इसे पहचानिए। हमने जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं कहता हूँ या तो प्रॉपर्टी पढ़ लो या तो उनका एप्लीकेशन पढ़ लो। जो मेरा सच्चा प्यारा विद्यार्थी है, जो ट्रू एसएसपियन है, चाहे आज के 10 साल बाद भी 2033 में भी आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन उसका आंसर करते रहना, मुझे अच्छा लगेगा। हर साल के विद्यार्थी आंसर करेंगे। दीजिए टेक्स्ट बुक पे जाइए, पढ़िए और देखिए कि हीटिंग इफेक्ट कौन देता है, ओजोन लेयर को कौन जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन काम आ रहा है, और सबका एक एक मेथड फटाफट। थियरी है बच्चा, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल हो तो मैं एक्सप्लेन भी करूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है तो हम कैसे करते हैं, phi2 इज इक्वल टू M21 N2 phi2 इज इक्वल टू M21 एंड देन I1। देखिए रटिए मत कभी भी, अगर आपको डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला लिखो। अब यहाँ से बना लो, अब यहाँ से बना लो। यहाँ से क्या बनाओगे, इट इज द रेशियो ऑफ total flux in the second coil with respect to the current in the first coil. It is the ratio of total flux in the second coil with respect to the current in the first coil। खत्म। एंड इसका यूनिट क्या होता है, तो हेनरी। इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी कैपिटल H। अगला प्रश्न, टू सर्कुलर लूप, वन ऑफ स्मॉल रेडियस r एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस कैपिटल R सच दैट r ग्रेटर देन r। देखिए ये बता देता हूं आपको, ये आपका कैपिटल R है, ये बच्चा आप लोगों का स्मॉल r है। सवाल बोलता है कि कोएक्सियली कोइंसाइडिंग होते तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाने के लिए हमेशा हम एक कॉइल में से करंट पास करेंगे। इस करंट कैरिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो म्यू नॉट Ni अपॉन में 2r होगी। सर ये कहाँ से आया बच्चा, सर्कल टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, बट इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है तो हम इसे लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन में 2r। अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अब फ्लक्स दूसरे कॉइल में निकालो। तो फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए। बी हमारे पास कितना है, म्यू नॉट I अपॉन में 2r, और एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर इसका बच्चा। तो लीजिए आपका फाई निकल गया, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए तो I को नीचे लेके आ जाओ। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ही होता है n फाई अपॉन में I, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, तो I को नीचे लेके आ जाओ। सो फाई अपॉन I इज इक्वल टू म्यू नॉट pi r square upon में 2r। That's it. This is your mutual inductance of this two system coil. Next इसी में और करके पूछा है, two long straight parallel current carrying wire। Again बच्चा, it is direct derivation from your textbook। ठीक है, कुछ कुछ आते भी हैं, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। ढंग से डेरिवेशन भी कर लो और प्रैक्टिस कर लो। आप सिर्फ देखते हो वीडियोस तो काम नहीं चलता यार, लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। व्यूज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वैसा होता तो फिर बहुत सारे बच्चे हर साल जो है पुराने वीडियोस मेरे देख रहे होते हैं। हर साल हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उनको देख करके लिखो, जितना लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगेन ये दबंग बैच में भी करवाया है बच्चा, एंड चैप्टर 1 to चैप्टर 14 के सारे डेरिवेशन वाली वीडियो देख लोगे तो उसमें भी आपको ये 28वें का और वाला सवाल मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स फोकस ऑन सेक्शन डी, मोस्ट डरावना सेक्शन फॉर स्टूडेंट। बच्चे डरते हैं इस सेक्शन से, पता नहीं क्यों। अगर थियरी ढंग से समझी है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो ये चीज़ भी आपके लिए आसान होगी। तो पहले एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता उनको होती है जो साल भर पढ़े नहीं होते, लेकिन यहाँ देख के पता चल जा रहा है कि सेमीकंडक्टर से पूछा गया है। तो थ्योरी है बच्चा सेमीकंडक्टर से पूरा। आइए देखिए, पहला जो सवाल इसमें बोलता है कि डायोड दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पर 3.5, थोड़ा एडिटर से मिस्टेक हुआ है, 3.5 वोल्टेज का डायोड लगा हुआ है, और इसके अक्रॉस जो है 0.5 वोल्टेज का बैरियर है। बोलता है करंट बताओ।
तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, I बराबर V बाई आर, बैरियर का मतलब है इतना वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज में से कट जाएगा, तो 3 हो गया, और ये आपका 100 हो गया, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 30 मिली एम्पियर हो गया, क्योंकि ये 10 पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो उतना ही बनेगा, तो 30 मिली एम्पियर इज द आंसर। सेकेंड वन इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ याद रखिएगा बच्चा, ये जो होता है P होता है, ये होता है N, इसको एनोड इसको कैथोड बोलते हैं। जब भी A ग्रेटर देन K होगा, सिखाया है मैंने, तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, और जब भी A लेस देन K होगा तो वो आपका रिवर्स बायस होता है। चलिए अब इसे देखते हुए आप कमेंट करके बताओगे कि इनमें से कौन सा सही जवाब है, कौन रिवर्स बायस है, क्योंकि ये फेवरेट चैप्टर है बच्चा। आप मैंने अगर चैनल से नहीं देखा तो जरूर देखना, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, यू विल सी माय वीडियोस सेमीकंडक्टर का। अगला सवाल है, बेस्ड ऑन द IB कैरेक्टरिस्टिक of the diode we can classify diode as bilateral device, ohmic device. Yes, it is known ohmic device। और इनमें से कौन सा कनेक्शन सही है सीरीज के लिए, तो देखिए क्या होता है कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलता है, तो ये P है, ये N है, तो ये P है, तो ये N है, तो PN वाला एक ये हो गया, या NP वाला ये हो गया, ये ऐसा भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, सही है ना, NP एंड देन NP, प्लस माइनस का कनेक्शन रहना चाहिए हमेशा, तो ये दोनों सही है, इसका मतलब है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ग्राफ है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कहता है कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I इज इक्वल टू, बच्चा जस्ट सेकंड पानी पी लो थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, तो कहां पर पूछे, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट I इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, ये रहा 15, तो 15 मिली एम्पियर के लिए वोल्टेज का डिफरेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, वोल्टेज वेरिएबल है ना, इसीलिए हम इसको लेंगे 0.8 एंड देन 0. ये ग्राफ में ऐसे दिया हुआ है, पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके कॉपी में अच्छे से आएगा, यानी 0.1, और यहाँ पर जो है बच्चा 15 मिली एम्पियर की बात कर रहा है, तो ये आपका 20 माइनस 10 हुआ, देखिए यहाँ पर है ना, तो 10 हो गया, ये देखिए मिली एम्पियर में है, तो मिली एम्पियर है, इस वजह से मुझे 10 माइनस 3 भी लिखना पड़ सकता है, जो कि मुझे लिखना ही पड़ेगा, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, अरे भाई ये 10 पावर 3 हो गया, और ये 0.1 हटाएंगे तो 10, और 10 है ही, तो 10 पावर 3 माइनस में 2 यानी 10, यहाँ से तो 10 आया, यहाँ पर आपका देख लीजिए ना, 0.1 को हटाया तो 10 ऊपर चला गया 10⁻3, तो -1, यस 10, तो इसके लिए आया 15 मिली एम्पियर पर इतना, और -10 वोल्टेज पर अगर देखा जाए, -10 वोल्टेज पर, तो -10 वोल्टेज पर जो करंट है आपकी वो 1 माइक्रो एम्पियर की है, तो V आपका 10 और 1 माइक्रो एम्पियर बच्चा मतलब 10 पावर माइनस में 6, V अपॉन में I किया ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर 7 आया, बट हमें दोनों का रेशियो लेना है, तो 10 अपॉन 10 पावर 7, तो 10 पावर -6, यस इट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ लेंस, देयर कॉम्बिनेशन, अच्छा पूरा कहानी दे रखा है, रे ऑप्टिक्स से बहुत सवाल पूछेगा बच्चा, सबसे बड़ा चैप्टर में से माना जाता है, तो ऑप्टिक्स के सवालों को आप जरूर अटेम्प्ट अच्छे से करें। टू थिन लेंसेज आर केप्ट कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, 1/f1 प्लस 1/f2, कॉम्बिनेशन लेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और एक की जो वैल्यू दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, और दोनों ही कैसे लेंस है बच्चा, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोकल लेंथ ऑफ द वन लेंस इज 20, द फोकल लेंथ ऑफ द अदर वुड बी 2 थिन लेंसेज, तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम इसको कन्वर्जिंग लेंस मान के ही कर लेते हैं, 1/f2, so 1/f2 is equal to 1/80 minus 1/20, so 20 माइनस में 80 यानी कि माइनस में 60/20 इंटू 80, सो बच्चों f2 आपका हो गया 20 गुणे 80 बटे में 60, ये कटा 2 3 6, 3 से काटेंगे तो लगभग 26.7 आएगा, है ना, 25 या 75 होता है, तो ऐसी आइडिया लग गया। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, नेक्स्ट वाला, A spherical air bubble is embedded in a piece of glass, मतलब कि एक ग्लास के अंदर, ऐसा समझिए एक ग्लास के अंदर, ग्लास ऐसे लूँ तो ज़्यादा सही है, ये ग्लास के अंदर यहाँ पर एक एयर बबल है, स्फेरिकल एयर बबल, फिर कहता है कि फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल, अब रे ऑफ लाइट
जो पास हो रही है, देखिए ये आपका डेंसर मीडियम है और ये एयर बबल है, मतलब कि ये रेयर मीडियम है। तो आपको नहीं लगता कि डेंसर से रेयर में जाएगा तो फिर ये रेयर से डेंसर में जाता है तो RDB होता है, यानी कि पहले तो एक बार वो यहां पर रिफ्रैक्ट होगा, फिर वो एक बार यहां पर रिफ्रैक्ट होगा, मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा। जरा सोच करके देखिए अच्छे से। तो क्योंकि ये एयर है ना, रेयर से डेंसर में जा रहा है, करेक्ट, तो ये डाइवर्ज ही होगा, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्ज ही होगा, डाइवर्जिंग लेंस ही है बच्चा। अगला, लेंस जनरली यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास। आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हो वो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस का बना होता है, तो आंसर सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव ओनली व्हेन, प्रॉपर्टी है ये पॉजिटिव कब होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जब हम एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसको रखते हैं। लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, अच्छा दोबारा आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर ई। और ये जो होता है बच्चा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के 5 मार्क्स होते हैं। देखते हैं, ये 5 मार्क्स का सवाल है, देखते हैं कैसे पूछा गया है। आप देखिए, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, हेंस डिराइव लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट बच्चा, वॉच माय फुल डेरिवेशन वीडियो, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, कमेंट में पिन है, दैट विल रियली हेल्प यू। डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ये जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूँ। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन द एयर, तो एयर में जो है वो 10 सेंटीमीटर है प्लस, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। इट इज मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बच्चा वो कितना है 1.6 है, मतलब कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट 1.6, और जो सराउंडिंग है वो एयर है, एयर का 1 होता है। उसके बाद क्या कहता है, इफ इट इज इमर्स इन अ लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में लेके चले गए, तो चलो वाटर मान लेते हैं, कितना है 1.3, पानी का ही होता है 1.3, और वाटर में हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है और म्यू एल तो हमें पता ही है। यहाँ पे हमें बेसिकली क्या निकालना है, एफ डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स न्यू फोकल लेंथ। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, टफ नहीं है ये। 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस माइनस म्यू एयर अपॉन म्यू एयर, ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन 1 लिखिएगा, यहाँ ए कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा फॉर एयर, मतलब जब तुम्हारा लेंस एयर में था तो ये इक्वेशन, और ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सवाल है, यस। और जब हम इसे वाटर में लेके जाएंगे, एग्जाम्पल का है बच्चा, तो 1/f(w) इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू, सॉरी यहाँ लेंस ही रहेगा, कंफ्यूज ना हुए, देखिए ध्यान से। आप ऐसे रटोगे म्यू2 माइनस म्यू1 तो गलत होगा। म्यू2 क्या है, लेंस, और म्यू1 क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग पहले एयर था, अब पानी है, तो लेंस तो वही है ना। तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू, ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, आपके पास म्यू एल है, म्यू ए है, म्यू एल है, म्यू डब्ल्यू है, एफ ए है, आप एफ डब्ल्यू निकाल सकते हैं। करेक्ट बच्चा, तो जरूर आप एफ डब्ल्यू निकाल करके कमेंट करिए, अच्छा लगेगा बच्चा। आई एम गेटिंग माई ट्रू SSPN, जो सच्चा विद्यार्थी है वो इसका आंसर कमेंट करके देगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखिए थियरी पूछा है वेव ऑप्टिक्स से। डिफाइन अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट मूविंग विद द कांस्टेंट फेज, राइट। तो इसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ रे, बिकॉज रे जो होता है वो स्ट्रेट चलता है, और जो वेव फ्रंट होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह बिहेव करते हैं, बट जो आपका रे होता है वो स्ट्रेट चलता है, इसीलिए ये डिफरेंट होता है, बिकॉज ये डायरेक्शन देता है। रे तो हमारा सीधा जाता है, लेकिन ये किस तरीके से वेव प्रोपिगेट होती है वो आपको एक्सप्लेन करता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज स्ट्रेट, बट इन द केस ऑफ वेव फ्रंट it always gives us the direction or propagation of the new shape of the wave. Using Huygens construction of secondary wave, draw a ray diagram using the passage of the plane wavefront from, again बच्चा it's a simple derivation, it's not a derivation, but जब आप मेरा वो देखेंगे वीडियो NCERT कंप्लीट चैप्टर 1 to चैप्टर 14 डेरिवेशन, देन आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का ही लिया गया है। तीसरा हम आपको बता देते हैं बच्चा, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो हमें वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर, एंड द एंगुलर विथ, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंगुलर विथ थीटा, थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है आपका 0.1 डिग्री,
0.1 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर डिग्री को रेडियन में जरूर कन्वर्ट करें। कैसे? पाई अपॉन 180 रेडियन से, वरना गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे बच्चा। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बोलता है कि फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा, राइट? रियली सॉरी बच्चा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी है, तो लैम्डा अपॉन डी की जगह पर ए लिखा जाता है, तो हमें ए चाहिए, तो लैम्डा अपॉन में थीटा, करेक्ट। लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपकी 600 नैनोमीटर 10 पावर माइनस में 9, एंड थीटा के जगह पर हम लिख लेंगे 0.1 पाई 3.14 एंड देन 180 यहाँ पर। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में नहीं, ये आपका सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी लाना चाहें ला सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। एक और पूछा है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। आपको पता होगा बच्चा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। इसमें मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंट होती है, इसमें सारे जो वेवलेट होते हैं वो एक साथ किसी पॉइंट पर मिलते हैं। इसका जो मैक्सिमा मिनिमा होता है किसके अंदर, इंटरफेरेंस के अंदर, वो सेम होता है, लेकिन इसका मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंट होता है, राइट। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है अगेन, और जो दबंग बैच से आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको ईजिली पता चल जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सवाल है, जिनको सीबीएसई 2024 के सैंपल पेपर में जगह दी गई है। मैं सिखाता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहाँ पर बोलता है सबसे पहले तो भाई हमें क्या निकालना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अगेन डेरिवेशन बच्चा आप कर सकते हैं मेरे चैप्टर 1 to 14 डेरिवेशन से, कमेंट में पिन है। ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ नेटवर्क शोन इन दिस फॉर अ 300 सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। वाह, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए इन दोनों का ओवरऑल जो कैपेसिटेंस होगा, बिकॉज सीरीज में तो हम सीडीएस मान लेते हैं, सीरीज में मम्मी लगाते हैं, तो 400 दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 अपॉन में 200 प्लस 200, यानी आपका हो गया 400। 0 0 कट गया बच्चा, इधर वाले जीरोस काटेंगे, तो ये आपका कितना आया, 100 पिको फेराड। तो सी डैश आपका 100 पिको फेराड है, मतलब इसको एक बार रीड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपका C1 है, नीचे आपका आंसर C डैश आया, ऑल राइट। और यहाँ पर आपके पास में एक C4 भी है, और इधर आपकी बैटरी है बच्चा 300 वोल्ट की बैटरी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आप देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, तो इसका जो आंसर है ऊपर वाला 100, नीचे वाला 100, तो ये आपका 200 हो गया। इसे हम C डबल डैश नाम दे देंगे, 200 पिको फेराड। एंड फाइनली इट इज लाइक C डबल डैश C4 and then it is connected with 300 volt, right? Both are in series, यानी कि फाइनल जो मेरा आंसर होगा C इक्विवेलेंट, वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, यानी 200 into 100। C4 कितना है, C4 100 है, और C डबल डैश कितना है, C डबल डैश कितना है, 200। ओके, सो 200 into 100। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चा मैं, ये दोनों पैरेलल थे तो इसका आंसर डायरेक्ट प्लस कर दिया 200, लेकिन 200 के साथ C डबल डैश के साथ ये आपका सीरीज में है, तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन में एडिशन आएगा, तो एडिशन ना आपका हो गया 300, ये कट गया बच्चा। सो 200 अपॉन में 3 पिको फेराड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसके बाद की प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। टू फाइंड दैट सबसे पहले हम कितना बैटरी ने, इस बैटरी ने सप्लाई किया है, हम वो निकालते हैं। सप्लाई चार्ज C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट है आपका 200/3, और जो हमारा वोल्टेज है बच्चा वो कितना है, 300। तो ये कट गया, 100 हो गया, तो ये आपका आ गया कितना, 20,000 माइक्रो कूलम, यही हुआ ना। वोल्टेज 100 है और ये सब C इक्विवेलेंट पिको में था। नहीं बच्चा, जस्ट अ सेकेंड। C इक्विवेलेंट पिको में 10⁻⁻12 ऐसा लिख देते हैं। 200/3 और वोल्टेज है आपका 300 पिको कूलम। हाँ, ये कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 20,000 PC, नॉट प्रियंका चोपड़ा बच्चा। बच्चा लोग, दिस इज पिको कूलम। अच्छा, जरा ये सोचिए कि ये जो आपका सप्लाई चार्ज मिला जो इस बैटरी ने दिया, वो इसको और इसको सेम मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो हमारा जो Q4 है वो कितना हो गया, वो हो गया 20,000 PC, बट इसको जो मिला वो इन दोनों के पैरेलल का रिजल्ट है। तो
तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो हमें यहाँ का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। चलो इस वोल्टेज को हम वी डबल डैश नाम दे देते हैं। तो वी डबल डैश क्या होगा, क्यू डबल डैश अपॉन सी डबल डैश। क्यू डबल डैश हमारा कितना आया, जो यहाँ था, क्योंकि सीरीज में होता है, सीरीज में C4 सी डबल डैश को सेम इतना ही मिला। तो 20,000 अपॉन सी डबल डैश, सी डबल डैश की वैल्यू 200 है, राइट। तो ये कट गया, इससे भी कट गया, तो 100 आ गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे भी 100 वोल्टेज और यहाँ पर भी 100 वोल्टेज। ऐसे मेथड को मैं हमेशा लाइन वोल्टेज कहता हूँ। ये 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा Q1, बिकॉज Q1 बराबर CV, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो Q डैश मिल जाएगा। अगेन जो Q डैश होगा इसको उसको मल्टीप्लाई करने पर वो इन दोनों का सेम आंसर होगा, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। ये आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है बट फिर भी पूछा है। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन है। क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। कैपेसिटर का एक पॉजिटिव प्लेट लिया, एक नेगेटिव प्लेट लिया, उसके बीच में एक स्लैब रखा और उस स्लैब की जो थिकनेस है वो डिस्टेंस से कम है। तो यहां पर बच्चा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ये आपका पॉजिटिव, मतलब कि दो पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है मुझे। एक पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा एयर से रिलेटेड और दूसरा है स्लैब से रिलेटेड। जो हमारे एयर से रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहां पर और यहां पर है, वहां के फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर ED। सो E नॉट इंटू डिस्टेंस। आपको नहीं लगता डिस्टेंस D माइनस टी होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस तो जगह ले ली है ना, तो हवा कितने जगह पर है, D माइनस टी में है, तो D माइनस टी हुआ। ओके, प्लस ये आपका हो जाएगा E विच इज E नॉट अपॉन कैपिटल K। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और फिर थिकनेस उसकी कितनी है, इतनी दी है। कॉमन ले लीजिए यहां से बच्चा, तो E नॉट अपॉन K आपका कॉमन हो गया, D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। नहीं, ओनली E नॉट मैंने कॉमन लिया, और ये जो आपका E नॉट है वो आपका सिग्मा अपॉन अपसलन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन K है, राइट। सिग्मा के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q अपॉन में A अपसलन नॉट। देखिए देखिए आपका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। ये Q की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, CV, V से V कट जाएगा, तो फाइनल आंसर C बराबर A अपसलन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन में K। ये आपका आंसर ऑफ कैपेसिटर्स हो गया डेरिवेशन। इसको देखिए ध्यान से, अब इसको आपको करना है, मैं थोड़ा सा स्टेप देके आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। A capacitor of capacity C1 is charged to a potential of V naught। मतलब कि इसको पहले हमने चार्ज किया तो इस पे चार्ज आ गया C1 V naught। On disconnecting with the battery, इसको बैटरी से हटा दो, it is connected with a uncharged capacitor। अब आपने इसको अनचार्ज कैपेसिटर C2 के साथ कनेक्ट कर दिया, बराबर, जो कि सेम नहीं है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। As shown in the adjoining figure, find the ratio of energies before and after the connection of switch। तो जब इसके साथ कनेक्ट नहीं था तो जो इनिशियल एनर्जी थी वो आपकी तो हाफ CV स्क्वायर के हिसाब से, C1 कैपेसिटेंस है, V नॉट का स्क्वायर है। लेकिन फाइनली जो बच्चा हमारा ये दोनों ही कैपेसिटर ऐड हुए, सो 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। सर ये V कौन सा है? क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर जब स्विच क्लोज होगा तो ये दोनों कैपेसिटर आ जाएंगे एक कॉमन पोटेंशियल पर, और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बच्चा याद रखिएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, जहां V2 शुरू में कुछ था ही नहीं क्योंकि एक ही कैपेसिटर था, तो C1 V नॉट अपॉन C1 प्लस C2 होता है। अब ये वैल्यू उठा के हम यहां रख देंगे, सो 1/2 C1 प्लस C2 एंड V का स्क्वायर है तो C1 स्क्वायर V नॉट का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या कटा, ये कट गया बच्चा, C1 प्लस C2 से स्क्वायर कट गया, तो पूरा ही कर दिया तो मैंने भैया, C1 स्क्वायर V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस में C2। तो अब आपके पास ये रहा इनिशियल एनर्जी, ये रही आपकी फाइनल एनर्जी। चलिए 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 रेशियो ले लीजिए फटाक से, ठीक है। ओके बच्चा, दैट्स इट। आगे देखो, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। 7वें चैप्टर से पूछा है। 7वां चैप्टर इजी चैप्टर होता है बट थोड़ा लॉजिक होता है इसके अंदर। इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक्सएल बराबर आपका होता है बच्चा ओमेगा इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल।
कहता है एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का क्या ग्राफ होगा, तो ये स्ट्रेट है, बाकी सब कांस्टेंट है, 2 पाई प्रोपोर्शनल टू एल, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा ही होता है। दिस इज एक्सेल वर्सेस एफ। लेकिन अगर मैं एक्सी देखूं तो वो 1/2 पाई एफ सी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा, इसलिए घटने वाली चीज के लिए बच्चा ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रोपोर्शनल टू 1 है ना, तो इनवर्स रिलेशन में है। ठीक है, फिर दूसरा बी वाला पोर्शन, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। कम ऑन, फेजर डायग्राम बच्चा इस तरीके से रहता है, या आपका वी आर, ये आपका वी एल माइनस वी सी, एंड यहाँ पर आपका वोल्टेज, ये आप वी एल दिखा सकते हैं, वी एल माइनस वी सी, थोड़ा वी एल ऊपर दिखा दीजिएगा, और नीचे यहाँ कहीं पर वी सी दिखा सकते हैं। ये हमने डेरिवेशन में कराया है। आगे सी सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से। सी में कहता है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्टेज, यानी वी आर एम एस 220 वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डिवाइस एक्स, अ करंट ऑफ 0.25, अगर मैं इसे किसी एक्स डिवाइस के साथ करंट करता हूं तो मेरा करंट जो होता है वो लैग हो जाता है। करंट किस में लैग होता है बच्चा, जैसे वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज लीड किस में करता है, सिखाया था आईपीएल, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, तो बस ये इंडक्टर ही तो है, तो ये आपका एक इंडक्टर है। समझ में आया। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सएल विच इज 220 अपॉन 0.25, एक वैल्यू आ जाएगी, निकाल लो। आगे पढ़िए, कहता है कि इफ द सेम वोल्टेज, यही वाला वोल्टेज, अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस वाई, सेम करंट, यही वाला करंट, बट नाउ इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। तो वोल्टेज करंट के साथ फेज में कब रहता है, जब डिवाइस रजिस्टर होती है। इसका मतलब है x जो है तुम्हारा इंडक्टर है और y तुम्हारे लिए क्या है, रजिस्टर है, तो तुम r निकाल लो, यही होगा जो तुम्हारे एक्सएल की वैल्यू होगी। खत्म हो गया। पहले का तो आंसर आएगा, नेम द डिवाइस, वन इज इंडक्टर एंड अदर इज रजिस्टर। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी इजी। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड, जेड होगा बच्चा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू आएगा रूट में, और वी आर एम एस आपका 230 है। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। A series LCR circuit is connected to an AC source using the phasor diagram. Derive the expression. बच्चा हमने और वाले सवाल भी करवाए हैं, सब करवाया है, तो ये और वाले सवाल है, तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन है। यू कैन वॉच माई चैप्टर 1 to चैप्टर 14, कमेंट में पिन है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। प्लॉट अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन करंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ इट्स वेरिएशन। ये आपके टेक्स्ट बुक का ग्राफ, IRMS वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, याद है ना, इस तरीके से रहता है। ये आपका ओमेगा 1, जब मैंने डेरिवेशन कराया है सारे सीरीज में, तो ये बार बार आपको कराया है। यहाँ आपको IRMS मैक्सिमम अपॉन √2 दिखाना है, और ये जो है बच्चा, ये आपके लिए क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो खत्म, फाइनली दैट्स इट बच्चा। सो ये वीडियो आपको दिख रही है लगभग 1.5 घंटे की, बट रिकॉर्डिंग रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये आप ही के लोगों के लिए बनाया बच्चा, ताकि आपकी एग्जाम बहुत ही स्मूथली फंक्शन हो जाए और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। एक बार फिर से कहूँगा, सिर्फ थियरी मत पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। और आपके सारे परेशानियों को दूर करने के लिए हमने हमारे एप्लीकेशन पर सैम्पल पेपर भी अवेलेबल कराया है। 10 सैम्पल पेपर हैं। आप अगर बैचेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो सैम्पल पेपर ही परचेज करके करते रहना बेटा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वीडियो लेक्चर्स देखा, चैप्टर 1 to 14, देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और इस तरीके के सैम्पल पेपर करने से आपको आइडियाज आएंगे कि कैसे सवाल पूछ सकता है सीबीएसई। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच। एंड अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हो तो क्लास 24 ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इस नंबर पर संपर्क साध के मेरी कोई भी बैचेस लेटेस्ट, चाहे जेई की हो, नीट की हो, जब आपको मुझसे पढ़ना है, प्राइवेटली पढ़ना है, पर्सनलाइज बैच में पढ़ना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल यू बॉम। जय हिंद।